हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा ये क्लास 10th NIS जो के बच्चे हैं क्लास 10th के, जिसमें आज हम सोशल साइंस जिसका विषय कोड 213 है। तो सोशल साइंस की जो बुक है आपकी फर्स्ट बुक है, उसमें है चैप्टर नंबर 2 यानी मध्यकालीन विश्व, जिसको इंग्लिश में द मिडिवल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो है क्लास 10th NIS के बच्चों की सोशल साइंस की बुक फर्स्ट का चैप्टर 2 यानी मध्यकालीन विश्व पर चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन विश्व के साथ साथ हम जानेंगे कि यूरोप में जो रोमन एम्पायर था उसका पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे, उसके बाद जो सामाजिक राजनीतिक जो घटनाएं घटी वहां पर वो किस तरह से घटी थी, और इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ था, इस्लाम का उदय कैसे हुआ था, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेटा मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है आप बच्चों के लिए, किसी चैप्टर की वीडियो जो बनाई जाती है तो उसका लिंक आपको जो है आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। चैप्टर नंबर 2 मध्यकालीन विश्व द मिडिवल वर्ल्ड। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की यानी परिचय की, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन विश्व के पतन के बाद विश्व में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। इस काल को मध्यकाल कहा जाता है। इस अध्याय में यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन, सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था तथा अरब सभ्यता और इस्लाम के उदय का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये परिचय जिसमें बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन सी घटनाएं जो है वो घट रही थी। ठीक है, सामंतवाद क्या था, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, अरब सभ्यता कैसी थी और इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ था, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, आफ्टर द डिक्लाइन of the ancient world, new political, social, economic and religious systems developed. This period is known as the medieval period. This chapter explains the fall of Roman Empire, feudalism, medieval economy and the rise of Arab civilization and Islam. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर के जो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या है, देखिए जैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आएगा, हम मध्यकाल को समझेंगे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण को जो है हम जानेंगे, उसका वर्णन कर सकेंगे, सामंतवाद की व्याख्या कर सकेंगे, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को आसानी से समझ सकेंगे और इस्लाम के उदय को हम जान सकेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर, यानी कि मध्य युग में यूरोप। ठीक है, तो यूरोप इन द मिडल एज। तो देखिए मध्यकाल वह समय है जो प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का माना जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल क्या है, जो इन दोनों के बीच में है, यानी प्राचीन काल और मध्यकाल के जो बीच में है वो क्या माना जाएगा, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच में जो है वो मध्यकाल कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द मेडाइवल एज इज अ पीरियड बिटवीन एंशिएंट एज एंड द मॉडर्न एज। ठीक है, तो एंशिएंट और मॉडर्न एज के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे मेडाइवल एज कहा जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों इधर लिखा हुआ है फ्यूडल मैनार। मैनार मतलब होता है जागीर। ठीक है, जागीर किसकी, जागीर यानी फ्यूडल की यानी सामंत की। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो उसकी जागीर है सामंत की, ये देखिए चाहे ये मीनार का घर हो, है ना, चाहे ये घर हो चाहे वो फील्ड हो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जागीर जो है ये मीनार की होती थी, जिससे वो किसानों से खेती करवाते थे, उनके जो दूसरे गुलाम होते थे वहां पर काम करते थे। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो है जागीर ये मीनार जो है ये जागीर हुआ करती थी, किसकी, जागीरदार की। ठीक, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है, देखिए यूरोप में मध्यकाल रोमन साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में मध्यकाल कब शुरू होता है, जब रोमन एम्पायर का पतन हो जाता है उसके बाद ये शुरू होता है। तो पहले इसे क्या कहते थे, डार्क एज कहते थे। पहले रोमन एम्पायर को डार्क एज कहा जाता था। अब इतिहास का इस परिवर्तन और विकास को काल मानते हैं। इसी समय नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित हुई। ठीक है, तो इतिहासकार ने जो ये परिवर्तन हुआ मध्य युग में, इसे परिवर्तन काल और विकास काल बोला। ठीक,
तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल जो है वो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का काल होता है। इसे डार्क एज कहा जाता है। इतिहासकार इसे परिवर्तन और विकास का काल भी मानते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे कि मध्यकाल मिडाइवल एज, प्राचीन काल एंशिएंट एज, आधुनिक काल मॉडर्न एज, यूरोप और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोमन साम्राज्य का पतन। तो रोमन साम्राज्य की पतन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसके पतन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, रोमन साम्राज्य विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 330 में कॉन्स्टेंटाइन ने राजधानी कुस्तुनिया पर जो है वो बनाई, और उसके बाद 476 में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, जैमनिक जनजातियों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद यूरोप छोटे छोटे राज्यों में जो है बट गया और उसका राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक, चलिए, द रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन 330 CE. Empire Constantine established Constantinople as a capital. In 476 the Western Roman Empire collapsed, है ना। इसके बाद आगे देखिए, the Germanic tribes occurred the western region and Europe are divided into many kingdoms. तो ये सब रोमन एम्पायर की बात में बताया गया है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि रोमन एम्पायर, व्हाई डिड रोमन एम्पायर फॉल, यानी पतन के क्या कारण थे, तो पहले राजनीतिक अस्थिरता, ये रोमन एम्पायर में थी। बाहरी आक्रमण लगातार हो रहे थे। संकट जो है, आर्थिक संकट लोगों पर बहुत ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से जो है लोग बड़ा परेशान थे। इसके बाद प्रशासनिक कमजोरी और विशाल साम्राज्य का जो नियंत्रण था वो कठिन था, जिसकी वजह से ये जो रोमन एम्पायर है ये इसका पतन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग एंड वेस्ट एम्पायर। तो ये सारी चीजें हैं जिससे पता लगता है कि रोमन एम्पायर का पतन इस कारणों से हुआ था। अब आगे अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, क्या रिजल्ट आया रोमन एम्पायर के पतन के बाद, तो जैसे सामंतवाद का उदय हो गया, छोटे छोटे राज्य बने, व्यापार घट गया और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसे मध्यकाल किसे कहते हैं, प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का समय। द पीरियड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न एज, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो देखिए इसका जो पतन हुआ था 476 में इसका पतन हुआ था। ठीक, आगे आगे कहता है कंस्टेंटिनोपल की स्थापना किसने की, तो कंस्टेंटाइन ने इसकी स्थापना की थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी व्यवस्था विकसित होती है, तो ये है साम्राज्यवाद यानी फेडरलिज्म जो है ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसकी शुरुआत होती है। अब आगे देखिए मिडाइवल वर्ल्ड एंड मिडाइवल इंडियन सिविलाइजेशन, इस्लाम का प्रचार क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु, इस्लाम की स्थापना हजरत मोहम्मद पैगंबर ने 7वीं शताब्दी में की थी। देखिए पैगंबर साहब का जो अगर जन्म है जो किताबों में है वो है 570 ईसी, यानी ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था पैगंबर साहब का। ठीक है, और हीरा नामक एक पहाड़ी पर इनको ज्ञान मिला था। ठीक, तो कह सकते हैं कि हजरत पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और बताया कि 7वीं सदी में इस्लाम की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है इस्लाम वाज फाउंडेड बाय द प्रॉफेट मोहम्मद इन 7th सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए इस पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज कुरान। और अगर हम बात करते हैं इस्लाम की शिक्षाएं क्या है, तो देखिए इसकी शिक्षाएं यहाँ पर हमने देखी है। ठीक है, तो इस्लाम की शिक्षा क्या है कि तो इसकी पहली शिक्षा में ईश्वर अल्लाह में विश्वास करना, समानता यानी इक्वलिटी लाना, दया और करुणा के साथ काम लेना, नमाज पढ़ना, रोजा यानी फास्टिंग करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इस्लाम का प्रचार देखिए अरब से आरंभ होता है, तेजी से विस्तार होता है। और मुख्य कारण क्या थे इसके कि प्रमुख क्षेत्रों में जो इस्लाम फैला था वहां पर कुछ संबंधी घटनाएं जो है वो चल रही थी। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से इस्लाम का प्रचार होता है और किस। तो अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है, हजरत मोहम्मद के बाद अबू बकर जो है ये पहले खलीफा बने। उसके बाद उमर के समय अरब साम्राज्य तेजी से फैला, सीरिया, मिस्र, फारस और उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की।
नेक्स्ट 711 ईस्वी में स्पेन पर भी अरबों ने अधिकार कर लिया। इसका मतलब कि अरब जो है वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस्लाम के प्रमुख जो खलीफा थे, जैसे पहला अबू बकर है, उसके बाद उमर है, उस्मान है और अली, ये चारों जो हैं ये मुख्य खलीफा थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं शिया और सुन्नी। ठीक, तो अली के समर्थकों को क्या बोला गया? शिया बोला गया, और अन्य मुसलमानों को क्या बोला गया? सुन्नी बोला गया। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है कि अली के समर्थक शिया कहलाते हैं और अन्य मुस्लिम जो है ये सुन्नी कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे जो है नेक्स्ट कहता है इस्लामी सभ्यता की संस्कृति और बौद्धिक उपलब्धियां, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, विज्ञान यानी साइंस में क्या उनको उपलब्धियां हुई। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली उपलब्धि है चिकित्सा यानी मेडिसिन। नेक्स्ट, इब्न सीना ने चिकित्सा में महान योगदान दिया। अल रजी ने चेचक और खसरे में अंतर बताया। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, भारतीय गणित प्रणाली की बात करते हैं, अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, टिक्नोमेट्री की, केमिस्ट्री की, ठीक है, चाहे हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, चाहे हम शोरा या फिटकरी की या रासायनिक प्रयोगों की बात करें, ये सभी की सभी चीजें जो है ये एक क्या था? ये एक बौद्धिक उपलब्धि थी। ठीक है, खलीफाओं की। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। ग्रहों और तारों का अध्ययन कहलाता है। कैलेंडर निर्माण जो है खगोल विज्ञान में आता है। अगर साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की, अरबी कविता प्रसिद्ध हुआ करती थी, अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की और स्थापत्य कला स्थापित होती है। तो ये जो है ये एक साहित्य लिटरेचर से जुड़ी हुई बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे ये विशेषताएं बताई गई हैं क्या जो है मस्जिद है, गुंबद है, मीनार है, मेहराब है। हम सीधा अगले पेज पर आते हैं। अब यहाँ शुरू होता है मध्यकालीन भारतीय सभ्यता यानी मिडाइवल इंडियन सिविलाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? महमूद गजनवी भारत पर अनेक आक्रमण किए। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। प्रमुख वंश कौन थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक और मुगल साम्राज्य। तो ये जितने भी थे इन्होंने जो है दिल्ली पर शासन किया है। तो ये दिल्ली के सुल्तान भी कहलाए और मुगल साम्राज्य में दिल्ली के सुल्तान की जगह अब बादशाह नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इधर लिखा भी हुआ है 19वीं सदी में शताब्दी में मुगलों का आगमन होता है। पूरे भारत में राजनीतिक एकीकरण होता है, आर्थिक समृद्धि होती है और आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक राजनीतिक संस्थाएं बताई गई है, दिल्ली सल्तनत जैसे एकता प्रणाली, मुगल शासन, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? भक्ति आंदोलन की। तो जैसे भक्ति आंदोलन में रामानंद है, रविदास है, मीराबाई है, कबीर है, गुरु नानक है, ये जितने भी हैं ये सब जो है मुख्य संत हैं भक्ति आंदोलन के, और चैतन्य भी है। तो इनकी विशेषताएं क्या है? ईश्वर की भक्ति और प्रेम पर बल देना, जाति पाति ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध करना, सरल भाषा में जन आंदोलन तक संदेश पहुंचाना, है ना। तो ये क्या था? ये सभी जो प्रमुख संत थे ये उनकी विशेषताएं थी कि ये वो अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है भगवान के भजनों को लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। ठीक, 7वें नंबर पर है तुकाराम। ठीक, तुकाराम। इसके बाद फिर आता है कबीर। ठीक, यानी कि कबीर। नेक्स्ट इसके बाद है गुरु नानक, गुरु नानक देव जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है नेक्स्ट चैतन्य यानी कि 200। ठीक है, चैतन्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है अगला विशेषताएं। ठीक है, तो सूफी आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? देखिए सूफी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इस सूफी आंदोलन ने जाति प्रथा का विरोध किया, ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया, समानता, प्रेम और भाईचारे पर जोर दिया। ठीक है, अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम में सूफी साधना का मूल है। सभी जीव और सृष्टि से प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करना, और प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति है। मानव सेवा जो है ये भी सूफी आंदोलन से जुड़ी हुई है। चाहे हम आगे बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन की या सहिष्णुता की, तो ये जितनी भी बातें हैं सब सूफी आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों सार भी है। सूफी आंदोलन का मूल उद्देश्य प्रेम, सेवा, सहिष्णुता, आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ सभी लोग मिलजुल कर शांति पूर्वक
सद्भाव से रह सके। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद एवं अनुयायियों के मक्का छोड़कर मदीना जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं हिजरत। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं, पहला खलीफा कौन बना? तो ये है अबू बकर। अबू बकर जो पहले खलीफा बने थे। तपेदिक को संक्रमित प्रकृति की खोज किसने की? इब्न सीना ने। खसरा और चेचक में अंतर किसने बताया? अल रजी ने ये अंतर बताया। ठीक, आगे देखिए प्रश्न है, कारण देकर बताइए कि मक्का को धार्मिक प्रसिद्धि कैसे मिली? मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र नगर है, यहाँ काबा स्थित है और हर वर्ष मुसलमान जो हज यात्रा के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं अरब सभ्यता का प्रभाव दर्शाने वाली 5 बातें। जैसे अगर हम बात करें साइंस की, बात करें मैथ्स की, मेडिसिन की, आर्किटेक्चर, लेक्चर, ठीक है, लेक्चरर, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सही कहीं ना कहीं अरब सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें रेगिस्तान को बड़े चोल है, जागीरदार जमींदार है, बंजारा और बकरी है, तो जितनी भी चीजें हैं ये खालिस्तान में आएंगी। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो भी मैंने, चाहे सूफी आंदोलन के प्रमुख विचारों, चाहे सूफी आंदोलन की शिक्षा हो, चाहे उनकी बातें हुई, सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोई चीज ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।